हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। एसबीआई ने आज ही रिलीज की है 14,000 के लगभग वैकेंसीज एसबीआई क्लर्क की। देखिए, एसबीआई अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, आप सब लोग जानते हैं। मैंने भी एसबीआई में काम किया है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे मान लीजिए वर्ल्ड के टॉप 5 रिनोन्ड बैंक्स में इसका नाम आता है। हालांकि थोड़ा वर्कलोड के मामले में एसबीआई में काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर नौकरी की बात करें, अगर आपको आपके होम स्टेट में इससे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। एसएससी की बात करें तो अलग है, लेकिन एसबीआई भी आपको बहुत अच्छी नौकरी देता है। कि जो क्लरिकल कैडर है बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि पीओ से ज़्यादा बेटर एसबीआई का क्लर्क रहता है एज वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छा मौका है। 14,000 के लगभग हमारे लिए वैकेंसीज आई हैं। देखिए, नॉर्मली जो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज आती है वो 5 से लेके 10,000 के अराउंड आती है। इस बार ये मान के चलिए नॉर्मल जो वैकेंसीज आती है उससे डबल या ट्रिपल तक वैकेंसीज आई है। तो जिनका भी एसएससी सीजीएल का प्री नहीं निकला है, गम मनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा मौका आ गया है। इसकी तैयारी कर लीजिए फटाफट। और एसबीआई की खासियत क्या है, मतलब फटाफट एग्जाम कराती है प्री, फटाफट रिजल्ट, फटाफट मेंस, फटाफट ज्वाइनिंग। मतलब इससे फास्ट कोई डिपार्टमेंट नहीं है। बाकी आप जैसे आरआरबीज की बात करें या दूसरे बैंक्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे फास्ट यही चलता है, मतलब ये मान के चलिए। चलिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन हम वन बाय वन स्टडी करते हैं क्या क्या कहता है। देखिए ये हमारे सामने, देखिए एसबीआई में क्या होता है, एसएससी तो क्या है, सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट करती है। एसबीआई का क्या फंडा रहता है, एसबीआई का फंडा रहता है स्टेट टू स्टेट। इसके जितने भी हेडक्वार्टर्स बने हैं अलग अलग स्टेट्स के हेडक्वार्टर के हिसाब से रिक्रूटमेंट होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लर्क की। लेकिन यहीं अगर आप पीओ में जाएंगे तो पीओ में सेंट्रल रिक्रूटमेंट होता है, जैसे अपना एसएससी में होता है कि सबको एक साथ ही रिक्रूट किया जाता है, सबकी सेम कट ऑफ होती है। देन मेरिट के हिसाब से अलग अलग आपको स्टेट अलॉट हो जाते हैं। यहाँ क्या होता है, आपको फॉर्म ही उसी हिसाब से लगाना है कि आप किस स्टेट से भरना चाह रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, देखिए पहली बात समझिए। पहली चीज़ इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आप कोशिश कीजिए कि अपने स्टेट से ही फॉर्म लगाएं। अगर अपने स्टेट से फॉर्म नहीं लगा रहे हैं, नुकसान क्या होगा, पहले नुकसान समझ लीजिए। पहली चीज कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा, ये मान के चलिए। बहुत रेयर केस हैं, कुछ एक केसेस में ट्रांसफर होते हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ लोगों के ट्रांसफर नहीं होते हैं। मान लीजिए आप राजस्थान के हैं, आपने गुजरात से भर दिया, नौकरी लग गई तो फिर जिंदगी भर गुजरात ही रहना पड़ेगा, राजस्थान नहीं आ पाएंगे। आप राजस्थान के हैं, नौकरी आपको कलकत्ता मिल गई तो फिर कलकत्ता ही रहिए। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, बट मेजॉरिटी लोगों का नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए अपने स्टेट में ही फॉर्म लगाएं। दूसरा पंगा क्या है कि मान लीजिए आप जिस भी स्टेट के हैं, अगर वहाँ हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई राजस्थान का बंदा और वेस्ट बंगाल से फॉर्म लगा रहा है तो भैया उसको बंगाली आनी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है रीजनल लैंग्वेज का एक पेपर होगा, ध्यान रखिए। अगर आप किसी भी हिंदी भाषी स्टेट के अलावा फॉर्म लगा रहे हैं तो वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज बोली जा रही है उसका एक पेपर अलग से होगा, और वो पेपर पास किए बिना आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, आपका फिर ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगी, ध्यान रखिए। तो जैसे गुजरात में है तो गुजराती आपको आनी चाहिए। हालांकि वो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, छोटी मोटी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम मिलेगा। थोड़ी बहुत आती है दैन चल जाएगा, बिल्कुल नहीं आती है। अब जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ या इंग्लिश में मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कह दे कि पंजाब से भरना है तो पंजाबी सिर्फ बोलना नहीं है, वहाँ पे लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए आपको। तो पंजाब वाले पंजाब से भर सकते हैं या हिंदी भाषी कहीं से भी भर सकते हैं, लेकिन राजस्थान वाले को पंजाब से भरने में तकलीफ होगी, राजस्थान वाले को गुजरात से भरने में तकलीफ होगी, राजस्थान वाले को वेस्ट बंगाल से भरने में तकलीफ होगी। तो जो लैंग्वेज आपको बिल्कुल नहीं आती है, कभी सुनी नहीं है, ऐसे स्टेट से आप फॉर्म मत लगाना, ये मैं पर्सनल आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या होता है, स्टेट टू स्टेट वैकेंसीज क्या है, डिफरेंट है। अब लोगों को क्या होता है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखते हैं कौन से स्टेट में, वहीं से फॉर्म ठोक देते हैं, बाकी कुछ देखते नहीं है। बाद में पता चलता है अरे यार रीजनल लैंग्वेज का भी पेपर है क्या, अब तो फंस गए। तो कोशिश कीजिए जिस स्टेट के आप हैं, चाहे वैकेंसी कम है या ज़्यादा है, आप वहीं से भरिए। या अगर आपको दूसरी लैंग्वेज आती है तो उस स्टेट से भी भर सकते हैं। भरा एक ही स्टेट से जाएगा, दोनों में से ये ध्यान रखना। ये नहीं कि स्टेट का अलग फॉर्म भर दिया, स्टेट का अलग फॉर्म भर दिया, ऐसे नहीं, फॉर्म एक ही भरा जाएगा। तो सोच समझ के फॉर्म भरना है। स्टेट बाय स्टेट आप वैकेंसीज यहाँ देख लीजिए, यहाँ रेगुलर आपकी वैकेंसीज है और यहाँ बैकलॉग वाली वैकेंसीज है। हम राजस्थान की बात करें तो देखिए राजस्थान के अंदर हमारे पास जयपुर है, जयपुर के अंदर टोटल 445 वैकेंसीज है, बैकलॉग की कोई वैकेंसी हमारे पास यहाँ नहीं है।
उसके अलावा अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में लद्दाख वगैरह अलग आ गया, कोई बात नहीं। भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल के अंदर एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों कंबाइंड है, ध्यान रखना। दोनों की मिला के अपने पास वैकेंसीज आ रही हैं। एमपी की है 1317 और इसकी है 483। इस तरीके से अपने को देखना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, जिस स्टेट की अपनी स्टेट की वैकेंसीज देखिए। उसके अंदर भी आप SC ST OBC EWS जनरल जैसे देखना चाहें, बाइफिकेशन जैसे अच्छा लगे, आप यही वाली वैकेंसीज देखिए। ये अपनी PWD के लिए है और ये अपनी एक्स सर्विसमैन के लिए, ध्यान रखना। और बैकलॉग वो वैकेंसीज होती है जो लास्ट ईयर में थी लेकिन भरी नहीं गई किसी कारणों से, तो वो आगे वापस आ जाती है। कुछ स्टेट में बैकलॉग वैकेंसीज हैं, कुछ में नहीं है। चलते हैं आगे। ये तो बात होगी हमारी वैकेंसी की कितनी कितनी है, और ये आपको समझ में आ गया कि कौन से स्टेट से भरना है। या तो वहाँ की आपको लैंग्वेज आती है तब दूसरे स्टेट से भरिए, नहीं तो फिर अपने स्टेट से ही भरिए। हो सकता है कुछ स्टेट्स की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है कंपैरिजन टू दूसरे। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कट ऑफ हाई जाती है कंपैरिजन टू गुजरात, तो लोग गुजरात से फॉर्म भर देते हैं। तो भर तो देते हैं, फिर वो गुजराती सीखनी भी पड़ती है आपको, और वो उसके लिए ज़्यादा टाइम आपको मिलता नहीं है, फटाफट ही सीखना पड़ता है। हालांकि गुजराती लैंग्वेज इतनी टफ नहीं है, राजस्थान वाले कर लेते हैं काम। लेकिन यहीं अगर बंगाली की बात करें या तमिल की बात करें या तेलुगु की बात करें या पंजाबी की बात करें, तो वो एज कंपेरिजन टू हिंदी वाले को गुजराती समझना और हिंदी वाले को बाकी दूसरी थोड़ा टफ पड़ता है। चलते हैं आगे। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्म लगाने से पहले आपको अपनी एज लिमिट देखनी है। एज लिमिट जो दे रखी है आपको, देखिए एज की लिमिट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना है कि 20 साल से लेके 28 साल के होने चाहिए। SSC तो ऐसे बोलती है फ्री हो जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे ये क्या है, SBI क्या है, डेट्स देता है कि भैया आप ना तो 2 अप्रैल 1996 से पीछे के होने चाहिए, ना आप 1 अप्रैल 2004 से आगे के होने चाहिए। ये दोनों डेट्स तक चलेगा, इन दोनों के बीच में ही चलेगा। और ये वाली जब ऐसे डेट्स आ जाती है तो बहुत सारे लोगों का सपना एग्ज़ाम देने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कोई इससे 2 दिन पीछे हो गया या 4 दिन पुराना हो गया, 10 दिन पुराना, कोई इससे 10 दिन बाद पैदा हुआ है, तो वो बेचारे दे नहीं पाते हैं। फिर आप या तो इससे पीछे रह गए तो आगे दे नहीं पाएंगे, इससे आगे चले गए तो फिर नेक्स्ट ईयर वाली दे सकते हैं। तो इन दोनों डेट्स को अच्छे से देख लेना। 2 अप्रैल 96 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। उसके बाद कुछ रिलैक्सेशंस हैं कि SC ST को हम 5 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं, OBC को 3 साल का दे रहे हैं। मेनली ये 2 ही है, बाकी आपके ज़्यादा वैसे भी काम के नहीं है। तो ये रिलैक्सेशन 5 साल और 3 साल, ये भी एग्जैक्टली इन्हीं डेट्स के साथ ही चलेगा, ये ध्यान रखना। चलते हैं आगे। अब देखिए, इसमें आता है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसने डेट दे रखी है कि 31/12/2024 तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। क्या डिग्री होनी चाहिए? कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बस इतनी सी बात है। लेकिन डिग्री कब आ जानी चाहिए आपकी? 31/12/2024 से पहले पहले आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आप एलिजिबल नहीं है। इसको भी ध्यान रखिए, काफ़ी लोग तो इस वजह से ही बाहर हो जाएंगे। हर साल होते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर का वेट कीजिए। चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं पेपर की। तो 2 फेज में पेपर होगा। प्री होगा आपका। प्री के अंदर क्या कंसेप्ट है, देखिए प्री हमारा 100 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन है, इंग्लिश है, आपकी मैथ्स है और आपकी रीजनिंग है। यानी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग 3 ही टॉपिक होंगे प्री में। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। बहुत ही सिंप्लीफाइड है। देखिए, इसमें जीके आपकी कहीं भी नहीं आई, सिर्फ इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग से ही आपका प्री होगा। और अगर बात करें, अभी सब लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, मतलब पेपर हुआ नहीं है उससे पहले रोना चालू कर देते हैं, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तैयारी करें कि नहीं करें, इतनी हाई कट ऑफ जाएगी, तैयारी करें कि नहीं करें। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, सारा चीज़ें डिपेंड करती है कि पेपर कैसा आएगा। जैसा पेपर होगा, जैसे कैंडिडेट होंगे, उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ ऊपर या नीचे जाती है। कभी कभार आप देखोगे इसमें 100 में से बात करें तो कभी हो सकता है 50 चली जाए कट ऑफ, कभी हो सकता है 80 चली जाए, कभी हो सकता है 80 से भी ऊपर चली जाए। तो वो आप पहले से प्रिजुडाइज होके नहीं चल सकते कि इतनी कट ऑफ जाएगी मैं पढ़ना छोड़ ही देता हूँ, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो पढ़ना है आपको, अच्छे से जी लगा के मेहनत करनी है। अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कीजिए। आपने अगर अच्छे से मेहनत की है तो कट ऑफ जितनी भी जाए आप उसके अंदर ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अच्छी मेहनत की, अच्छी मेहनत करेगा तो वो कट ऑफ क्लियर करेगा, ये ऑब्वियस ही बात है। बाकी लोग भी तो आपके हिसाब से ही मेहनत कर रहे हैं, आप उनसे थोड़ी अच्छी कर रहे हैं,
आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा। इतनी सी चीज होती है। तो कितने नंबर जाएगी इस चीज पे कभी नहीं सोचना। पेपर दो, जैसा पेपर सबके लिए वैसा ही पेपर आपके लिए होगा। यहाँ पेपर एक ही शिफ्ट में होता है, तो जो एसएससी नॉर्मलाइजेशन वाला पंगा डालती है वो उस तरीके का नॉर्मलाइजेशन यहाँ नहीं होता। यहाँ थोड़ा अलग चलता है, वो बहुत डीप में है, पर उसमें ऐसी गड़बड़ नहीं लगेगी आपको कि स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी कोई चीजें नहीं होती। एसबीआई का पेपर बहुत ही फेयर एंड स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिए। मैंने खुद ने निकाला है, एसबीआई पीओ निकाला था मैंने 2014 वाला। 1 साल मैंने एसबीआई पीओ में नौकरी भी की। हालांकि मैंने एसबीआई क्लर्क भी दिया था, लेकिन एसबीआई क्लर्क मैंने 2013 में दिया था, उस समय मेरा नहीं हुआ था, जबकि मेरा 14 में पीओ हो गया था। तो पीओ निकालना क्लर्क निकालने से थोड़ा इजी गेम है। सेम वैसा ही जैसे सीएचएसएल निकालना टफ है बजाय किसके, सीजीएल के, सेम चीज इसमें होता है। पीओ निकालना थोड़ा इजी रहता है बजाय के क्लर्क के, क्योंकि क्लर्क में पहली बात तो भीड़ ज्यादा होती है और कंपटीशन बिल्कुल नेक टू नेक चलता है, वैकेंसी भी उसी हिसाब से होती है। सेम सीएचएसएल और सीजीएल वाला यहाँ पीओ और क्लर्क में चलता है फंडा, सीधी सी बात है। चलते हैं आगे। ये तो हमारी बात हो गई प्री की कि 3 ही सेक्शन है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 1/4 मार्क नेगेटिव है, ध्यान रखिए। No qualifying marks are prescribed for individual test or for section wise marks will not be maintained। तो सेक्शन वाइज वाला पंगा नहीं है, ओवरऑल ही कट ऑफ बनेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें इतने लाने, इसमें इतने लाने, इसमें इतने लाने, वो फंडा नहीं है। जिसके ज्यादा आ रहे हैं वो कर लीजिए, सेक्शनल कट ऑफ वाला पंगा यहाँ पे नहीं है, ओवरऑल ही कट ऑफ बनेगी, पहली बात। चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं मेंस वाले की। प्री आपका जैसे निकल जाता है तो मेंस के लिए देखिए क्या होगा। मेंस के लिए आपका वही इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तो है ही है। यहाँ पे एक जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाती है। देखिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है और आने वाले कुछ 5-10 दिनों में इससे रिलेटेड एक बुकलेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उस बुकलेट को पढ़ने के बाद उससे बाहर ऐसे मान लीजिए मेजॉरिटी 90% क्वेश्चंस तो आपके इस बुकलेट से आ जाएंगे। ये जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, ये जीके की तरह ही होता है, बस इसमें बैंकिंग जीके पूछा जाता है। जैसे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, कितनी बड़ी है, उस समय कितनी थी, आरबीआई का गवर्नर कौन है या स्टेट बैंक का चेयरमैन कौन है, स्टेट बैंक कैसी है, मतलब स्टेट बैंक से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको, आरबीआई की कैसी फंक्शनिंग होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। कुछ करंट अफेयर भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है आपको। बिल्कुल वो बुकलेट बिल्कुल ऐसे चार्ट जानी है, इतनी बार पढ़ लेनी कि उसमें से अगर क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना, सीधी सी बात है। तो ये तो हो गए 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश 40-40 की है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं, यहाँ ध्यान रखना। प्री के अंदर सब क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, यहाँ भी सब 1-1 नंबर के हैं, बस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन यहाँ कितने के हो गए, 60 के हो गए। एक में तो और दूर कर देता हूँ कि एसएससी की अगर आपने रीजनिंग पढ़ रखी है और आप सोचो उसी रीजनिंग से आप एसबीआई की रीजनिंग निकाल दोगे, तो ये गलत फहमी मत रखना। एसबीआई या बैंकिंग की जो रीजनिंग होती है वो एसएससी की रीजनिंग से काफी टफ होती है, ध्यान रख, काफी टफ होती है और थोड़ी डिफरेंट भी होती है। तो एसबीआई की रीजनिंग सीखनी है तो कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, कोई भी ऐसी बुक उठा लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर प्लस रीजनिंग के थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ हो। ऐसी कोई भी एक बुक कर लेंगे तो आपका काम हो जाए। एक बुक मोर देन सफिशिएंट होती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखिए और अकॉर्डिंगली जो जो टॉपिक हैं वो देखिए। और इसके रीजनिंग में यहाँ तो क्या है, एक चीज के ऊपर एक क्वेश्चन होता है। यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन के गुच्छे आते हैं। कैसे आते हैं कि कुछ चीज दे रखी है, सीटिंग अरेंजमेंट जैसे दे दिया, अब इस पे बेस्ड एक साथ 5 क्वेश्चन आगे, ये पूरा समझोगे तभी ये पांचों होंगे, या तो एक भी नहीं होगा या पांचों होंगे, इस तरीके का फंडा चलता है। और एसएससी की रीजनिंग में क्या चलता है, एक क्वेश्चन हुआ तो हुआ, नहीं तो नेक्स्ट देख लो। यहाँ 5 क्वेश्चन का एक तरीके से पैकेज बन के आता है, 5-5 क्वेश्चन का पैकेज आता है, तो सारे नहीं करने होते हैं। कुछ और बातें हैं वो मैं बाद में बताऊंगा कि एग्जाम में पास कैसे हुआ जाता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन तक देखते हैं। चलिए, तो ये अपने को समझ में आ गया। इसके अंदर देखिए रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर वर्ड भी डल गया है। तो ये जो 50 क्वेश्चन है सिर्फ रीजनिंग के नहीं होंगे, इसके साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये तो आप एसएससी के लिए वैसे ही पढ़ रहे थे, तो यहाँ भी आपका क्या है, काम आ जाएगा। बस इसमें जो मोटी चीज, इंग्लिश आपकी लगभग सेम सी रहेगी एसएससी वाली, मैथ्स भी आपका लगभग मोटा मोटी सेम ही मान लीजिए, कोई खास फर्क रहेगा नहीं। इसमें एडवांस मैथ्स थोड़ी और कम आती ही नहीं, ऐसे मान लीजिए मेंसुरेशन वगैरह रहता है, ज्योमेट्री ट्रिग्नो नहीं आती, अलजेब्रा नहीं आता। और इसके लिए मैंने आपको बुकलेट बताई दी है, वो बुकलेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंग्लिश आपकी हो जाएगी, मैथ्स आपकी हो जाएगी, रीजनिंग आपकी
थोड़ी सी रीजनिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंप्यूटर आपका हो ही रखा। यानी मोटा मोटी देखें तो एक ये बुकलेट करनी है और एक थोड़ी सी रीजनिंग सुधारनी है, बाकी चीजें आपको जो आती हैं उसी से काम चल जाएगा। क्लियर? चलें फिर आगे। अब देखिए, ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। देखिए ये कैसे खुलेंगे वो देखिए, ड्यूरेशन दे रखे हैं यहाँ पे कि पहले आपका जनरल अवेयरनेस चलेगा, ये 35 मिनट में आपको पूरा करना है। जब तक ये चल रहा है बाकी सेक्शन नहीं खुलेंगे। पहले 35 मिनट में आपको यही वाला सेक्शन करना, चाहे 5 मिनट में कर लो, चाहे 25 मिनट में कर लो, चाहे 35 मिनट में कर लो। जिसका जितना टाइम दे रखा है वो सेक्शन उतनी देर के लिए ही खुलेगा। आप इसी 50 क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर सकते हो, अगले टॉपिक के नहीं देख सकते। ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ये ध्यान रखिए। अब तो हालांकि एसएससी ने भी कर दिया है कि मेंस के अंदर हम देखते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन अलग चलता है और जीके और इंग्लिश का सेक्शन अलग चलता है। यहाँ ये चारों सेक्शन ही अलग अलग चलेंगे, सबकी टाइमिंग अलग अलग है, ध्यान रखिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें ऐसा किसी के साथ नहीं होगा कि इसी पार्ट में पूरा टाइम लगा दिया और बाकी 3 पार्ट छूट गया, ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। इंडिविजुअल टाइम मिलेगा आपको एक पार्ट का, उस अकॉर्डिंग आप जितना मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिए आप। ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 है जो अपनी एसएससी में होती है। और एक चीज बोला है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर ए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। तो ओवरऑल एक मिनिमम रहेगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मिनिमम नहीं रहेगा। ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं होगी, ओवरऑल सब मिला के एक मिनिमम इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा, जिसमें भी एससी एसटी ओबीसी और इन सब के लिए 5% आपका रिलैक्सेशन। आगे चलते हैं। ट्रेंड एप्रेटाइंस के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, ये थोड़ा सा मैटर अलग हो जाएगा, छोड़ दीजिए। चलिए आगे क्या कह रहा है, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज। पहली बात तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी स्टेट वाइज बनेगी, अलग अलग, और कैटेगरी वाइज बनेगी। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द टेस्ट मेंस एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीगेट मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड कैटेगरीज। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे बनेगी, जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसका नाम ऊपर आएगा, और फिर जिसके कम होते जा रहे नीचे। ऐसे इंडिविजुअल कैटेगरी में भी चलेगा और ऐसे स्टेट में भी चलेगा। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, स्टेट वाइज मेरिट बनेगी, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। ओवरऑल सेंट्रलाइज नहीं होगा, तो ये हमेशा बड़ा फैक्टर रहता है। किसी स्टेट की कट ऑफ काफ़ी, मान लीजिए जैसे 200 में से बात करें 80 नंबर, तो कुछ स्टेट ऐसे होंगे जहां 80 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो गया फाइनल, और कुछ स्टेट ऐसे होंगे जहां 80 नंबर पे आप आसपास ही नहीं पहुंच रहे हो सिलेक्शन के। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप जिस स्टेट के हैं आपको तो भैया वहीं का ही भरना पड़ेगा। तो पंजाब हरियाणा की बात करें तो राजस्थान के मुकाबले काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है, दिल्ली की भी काफ़ी हाई रहती है, राजस्थान की कम होती है, गुजरात की उससे कम हो जाती है। साउथ में बात करें तो उड़ीसा की ऊपर चली जाती है, वेस्ट बंगाल की तो भयंकर ऊपर जाती है, बिहार और यूपी की बात करें तो वेस्ट बंगाल के मुकाबले थोड़ी नीचे रहती है। और डिफरेंट डिफरेंट है, सब जगह का अलग अलग चलता है, वो देख लीजिए आप। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए ये लैंग्वेज लिखी हुई है कि भाई किस स्टेट या यूटी का फॉर्म लगा रहे हैं तो वहाँ आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। जहाँ इंग्लिश और हिंदी है वहाँ तो हिंदी भाषी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ अलग आ जाती है, जैसे असम में आपको असमीज और बंगाली आनी चाहिए। बिहार की बात करें तो कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंग्लिश, जहाँ इंग्लिश हिंदी है वहाँ तो हिंदी भाषी सब बच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं फिर आगे। ये हमने बात कर ली, ये हमने बात कर ली, ये भी हमने बात कर ली। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ यहाँ देखिए आप एक चीज, स्केल की बात कर रहे हैं कि कितने पैसे मिलने वाले हैं। अच्छा एक चीज और, एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम टेंटेटिवली फरवरी 25 में हो जाएगा आपका। प्री की बात कर रहा है, फरवरी 25 में आपका प्री हो जाएगा, उसके बाद मेंस की डेट अकॉर्डिंगली आ जाएगी। और बात करते हैं सैलरी वाइज, अगर हम बात करें तो देखो बेसिक पे आपकी 28,730 रहने वाली है, पर ये किसके लिए है, +2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू ग्रेजुएट। अच्छा ग्रेजुएट्स हैं तो 2 इंक्रीमेंट इस पर मिलके आपकी 28,730 हो जाएगी, ये आपकी बेसिक पे रहने वाली है। अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे आपको एमलमेंट्स मिलते हैं इसके अंदर, जैसे क्लर्कल कैडर है, मेट्रो लाइक मुंबई वगैरह में आपकी सैलरी होगी 46,000 इंक्लूसिव ऑफ डीए। सैलरी की बात तो चलो ज्वाइनिंग के बाद करते हैं, अभी पहले ज़्यादा बात करने का मतलब नहीं है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है इसमें तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है।
चलिए इतनी ही बातें हैं मोटा मोटी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप किस स्टेट से अपना फॉर्म लगा रहे हैं। आपका फॉर्म एक ही लगेगा चाहे जिस भी स्टेट से लगा लो। ये नहीं कि मैं गुजरात से भी भर दूं, राजस्थान से भी भर दूं, ऐसा नहीं होगा। एक ही स्टेट से आप फॉर्म लगा सकते हैं। पहली चीज, स्टेट कौन से लगाना है बहुत ज्यादा सोच समझ के करना है, ठीक है। पूरा सोच समझ के ये डिसीजन लेना है कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं और उसके लिए कौन सी भाषा चाहिए। तो अगर दूसरी भाषा चाहिए तो उसकी तैयारी करने का आपके पास ज़्यादा टाइम होगा नहीं। आपको पहले से आती है तभी आप भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भर सकते। और भाषा सिर्फ बोलनी नहीं, आपको पढ़नी और लिखनी दोनों चीज़ें आनी चाहिए। वो न्यूज़पेपर पकड़ा देंगे, इसको पढ़ के सुनाओ और फिर कुछ लिखवा देंगे डिक्टेशन टाइप की, चलो ये लिखो उस भाषा के अंदर, तो वो टेस्ट पहले ही होगा ज्वाइनिंग से, ये ध्यान रख लेना। स्टेट बहुत सोच समझ के चूज करना है, पहली चीज। सेकंड चीज, आपको अपनी एज वाला जो एलिजिबिलिटी है उसको अच्छे से देख लेना है कि उसके बीच में ही आ रहे हो या नहीं आ रहे हो सकता है कि उसके एज के बाहर आपकी डीओबी है तो वो फॉर्म एक्सेप्ट ही ना करे, हो सकता है फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में निकाल दे। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। सारा खेला स्टेट और आपकी एज का है, और उसके बाद लग जाइए प्री की तैयारी में। और जो बुकलेट की बात कर रहा हूँ वो आपके काम आएगी मेंस के टाइम में। तो हो सकता है मुझे 10-15 दिन 20 दिन लग जाए उसको सेट करने में, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। प्री के एग्जाम से पहले पहले मैं फाइनेंशियल और उसकी जो अवेयरनेस है उसकी बुकलेट डाल दूंगा। तो प्री आपका ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, प्री के मार्क्स जुड़ने नहीं वाले आगे। लेकिन स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट होगी, ध्यान रखना, स्टेट वाइज ही बनेगी मेरिट लिस्ट। और ये कभी मत सोचना कि पिछले 3 सालों से फलाने स्टेट की मेरिट कम जा रही है इस बार भी कम जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है, एक साथ मेरे साथ सेम ऐसा हुआ था, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 3 स्टेट की बात करें, मैं यहाँ से भी फॉर्म भर सकता हूँ, यहाँ से भी भर सकता हूँ, यहाँ से भी भर सकता हूँ, ठीक है, तीनों जगह से मैं फॉर्म भर सकता हूँ। वैकेंसी की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे 40 वैकेंसी है, यहाँ पे 10 वैकेंसी है और यहाँ पे 100 वैकेंसी है, मैं तीनों जगह से भर सकता हूँ। ये मेरे घर के बिल्कुल पास में, ये थोड़ा सा दूर है और ये काफ़ी दूर है। इस तरीके से सीन था। तो 100 वैकेंसी कोई बंदा देखेगा तो क्या करेगा, 100 वाली वैकेंसी से भरेगा। मैंने भी यहीं से भरी, मेरे नंबर आए थे 100 में से मान लीजिए 86। ये जो 100 वाले हैं सब लोगों ने यहीं से भर दिया, इसकी कट ऑफ 86 की जगह गई 87, मैं एक नंबर से फेल हो गया। और जबकि इन दोनों की कट ऑफ बोलूं तो यहाँ तो गई थी 80 मान लीजिए और यहाँ गई थी 78, तो मैं 86 नंबर लेके आया। लेकिन यहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी तो यहाँ कट ऑफ भी ज़्यादा चलेगी, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि यहाँ दोनों जगह मैं सेलेक्ट हो जाता आराम से। तो यहाँ ये ऐसी दिक्कतें कई बार आ जाती है, मैंने पर्सनली फेस की हैं, आप लोगों को इसलिए पहले बता रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी देख के उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, एकदम संतोष रखना है कि भाई जहाँ के आप हैं, आप फिक्स है कि वहीं से फॉर्म भरिए, नो टेंशन, कोई लफड़ा नहीं कि भाई जहाँ के हैं उसी स्टेट से भरा है, होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो फिर और तैयारी करेंगे, और क्या है। एटलीस्ट कम से कम धोखा नहीं होगा, नहीं तो इस तरीके का धोखा हो जाता है कई बार। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। स्टेट वाइज मेरिट बनेगी, एज आपको समझा दिया, और कौन से स्टेट से भरना वो पहले ही सोच समझ लेना, बाद में स्टेट चेंज नहीं होगा, ये पहले बता देता हूँ। और स्टेट का एग्जाम अलग से होगा, ये और बता देता हूँ। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, लग जाइए इस तैयारी में, अच्छे से फॉर्म भरिए बिल्कुल ध्यान देके। और इस बार कोशिश कीजिए कि 2025 की स्टार्टिंग में वैकेंसी आ रही है, फटाफट काम होगा। तो 2025 में अपने को जॉब लेनी है, किसी भी हालत में जॉब लेनी है, तैयारी इतनी डट के करेंगे अपने। चलिए, इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच।